नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर हिंदी जो कि बेसिक से पढ़ रहे थे, ये वर्णमाला है। वर्णमाला का एक पार्ट आपका अपलोड हो गया है जो कि आपका स्वर है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। ठीक है। दूसरा आपका पार्ट है जिसमें हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे और व्यंजन में बनने वाले XYZ किसी भी प्रकार का प्रश्न अभी तक बना होगा वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। किताबें ढूंढ लेंगे, वीडियो देख लेंगे, लेकिन जो इस वीडियो में आपको ज्ञान दे देंगे वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब कहीं आपको कुछ ना मिले तब इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और रात 8:30 बजे, याद रखिए रात 8:30 बजे आपकी हिंदी का फुल टेस्ट कराया जाता है लाइव। तो आप लोग रात में यहाँ पर हिंदी का टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया है व्यंजन, और व्यंजन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार आपका कौन सा है? तो आपका स्पर्श व्यंजन। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन ये भी बनते हैं, स्पर्श व्यंजन के नाम क्या हैं? तो स्पर्श व्यंजन के नाम होते हैं वर्गीय व्यंजन, उदित व्यंजन, जिनकी संख्या आपकी कितनी होती है? तो जिनकी संख्या आपकी 25 होती है। अर्थात कह सकते हैं का वर्ग से लेके जो आपके पा वर्ग होते हैं, अर्थात जो 25 प्रश्न होते हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन में आते हैं, जिनको वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट आपका है अंतःस्थ व्यंजन, और अंतःस्थ व्यंजन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जो कि संख्या तो आपकी 4 ही होती है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका यहाँ पर दिया है रा, ठीक है, जो आपका रा दिया है, तो रा को हम लोग क्या बोलते हैं? रा को हम लोग बोलते हैं प्रकंपित। ठीक है, क्या बोल देते हैं? प्रकंपित बोलते हैं, या तो इसे कह सकते हैं लुठित व्यंजन बोलते हैं। इसे नोट करिएगा कि रा जो आपका है, रा को हम लोग प्रकंपित बोलते हैं या तो कह सकते हैं लुंठित बोलते हैं। वहीं पर जो आपका दिया गया है कौन सा? ला। ला जो आपका दिया है, ला को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ला को पार्श्विक बोलते हैं। पार्श्विक क्यों बोलते हैं? कि जब ला बोलते हैं तो जीभ आपकी पीछे मुड़ जाती है ना, और जो रा है, रा बोलते हैं तो आपकी जीभ बहुत जल्दी जल्दी भगती है। क्लियर हो गया ना? अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट आपका ये होता है कि आपके अर्ध आपके जो होते हैं स्वर कौन होते हैं? तो अर्ध स्वर आपके कौन कौन से? तो आपके जो या है और आपका वाह, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। याद रखिएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका है ऊष् व्यंजन, और ऊष् व्यंजन को हम लोग ऊष्म संघर्षी भी बोलते हैं। याद रखिए कि ऊष् व्यंजन को ऊष्म संघर्षी बोलते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। अब यहाँ पर याद रखिए जो आपका सा है, सा को हम लोग तालव्य में रखते हैं, इस वाले सा को हम लोग मूर्धन्य में रखते हैं, और इस वाले सा को हम लोग दंत में रखते हैं, और हा को कहाँ रखते हैं? कंठ में। मतलब इसी पॉइंट से आपको क्या कह सकते हैं, बहुत प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं जो आपके 25 वर्ड आपके होते हैं कौन कौन से? तो आपके स्पर्श व्यंजन जो 25 वर्ड होते हैं वो आपके यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनमें देख सकते हैं जो का वर्ग है, तो का वर्ग में आपके 5 होते हैं, है ना। तो इसे हम लोग कंठ बोलते हैं, क्योंकि इनको बोलने में क्या होता है कि कंठ में जब बोलेंगे का खा, तो इसमें प्रेशर जो होता है वो कंठ में मिलता है। ठीक है, ज़्यादा बढ़ता है। चा वर्ग आपका दिया तालु। तालु मतलब होता है क्या? कि जब इसे बोलेंगे तो आपकी जो जीभ है, जीभ आपकी तालु की स्पर्श करती है। देखो बोल कर देखिए, चा छा जा, देखो आपकी जो जीभ है वो कहाँ उड़ रही है? आपके ऊपर तालु में। क्लियर हुआ? जो टा वर्ग है, टा वर्ग को मूर्धा बोलते हैं। मूर्धा क्यों बोलते हैं? जब टा को बोलेंगे तो आपके देखो जीभ टा पीछे को जाती है, और आपकी जो सांस आने वाली होती है तो लॉक कर देती है। अगर ये स्थिति अगर 1 मिनट रहे तो आपको फड़फड़ाहट हो जाएगी, मूर्छित हो जाएंगे। क्लियर हो गया? दंत। दंत मतलब क्या होता है? ता वाले को बोले ता था दा धा, तो देखो इसमें क्या होता है? दांत। दांत को स्पर्श कर रही है जीभ ना, तो ये दंत हो गया। पा वाले में देखिए, पा वाले में क्या होता है? पा फा, है ना, दोनों ओठ आपस में स्पर्श कर रहे हैं ना, तो आपका हो जाएगा ओट्स। बिल्कुल बोलते बोलते सीख जाओगे। ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर एक पॉइंट आपका होता है जिसे हम लोग पंचमाक्षर बोलते हैं, या इन्हें नासिक वर्ण बोलते हैं। अर्थात इनको बोलने के लिए नाक और मुंह दोनों की आवश्यकता होती है, इस कारण से पंचमाक्षर बोलते हैं, जिनकी संख्या आपकी कितनी होती है? आपकी 5 होती है। आई होप ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। और अगले पॉइंट का आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा है वर्ण विशेष। अब याद रखिए जो चा छा जा झा, ठीक है, चा छा जा झा, ये 4 वर्डों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। याद रखिए इन्हें स्पर्श संघर्षी आपका व्यंजन बोलते हैं। और इसके पहले जो आपने देखा था, जो आपके कौन से थे? आपके सा मतलब वो थे ना, उनको ऊष्म बोलते हैं, लेकिन इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। याद रखिए जो आपका डा और ढा है, इसको दीर्घ व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, उत्सृप व्यंजन, संकर वर्ण या ताड़न जात वर्ण कहते हैं। देख सकते हैं पहली बार आपने इतने नाम सुने होंगे। ठीक है, जो आपके दीर्घ व्यंजन आपके होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें 2 भाषाओं जो कि हिंदी और फारसी के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें द्विगुण आपका कहा गया है। क्लियर हुआ?
चलिए अगला है जो आपका यहाँ पर कह सकते हैं जो पंचमाक्षर थे, पंचमा अक्षर को हम लोग नासिक कहते हैं या पंचमा वर्ण बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है या और वाह, ये आपके स्वरों की सहायता से होता है, इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके अर्धस्वर आपको होते हैं। देखो आते किस में है, व्यंजन में, लेकिन इनकी जो उच्चारण होते हैं वो स्वर की सहायता से होते हैं, इस कारण इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है रा। रा को अभी हमने बताया था प्रकंपित बोलते हैं या इसे लुंठित बोलते हैं या इसे हम लोग बोलते हैं कंपन जात व्यंजन। ठीक है, कंपन जात व्यंजन। पूरा वीडियो देखोगे बहुत कुछ जानकारी मिलेगी भाई साहब, पहली बार आप पढ़ रहे होंगे ऐसे ऐसे पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर कंपन जात व्यंजन कहते हैं या इसे यहाँ पर देख सकते हैं लुंठित। मतलब क्या है, लुंठित में जीभ का जो आगे से मुड़ना, जीभ क्या होती है आगे से मुड़ जाती है ना। ठीक है, रा मुड़ गई। चलिए ला क्या है, पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक अर्थ होता है जीभ के जो अगला भाग है, अगल बगल के भाग हो। ठीक है, जीभ के अगल बगल भाग। ठीक है, वैसे इसे फोल्ड करेंगे तो पीछे भाग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है हिंदी वर्णमाला में 2 अमानक वर्ण है जो कि बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है इन शब्दों में से अमानक वर्ण कौन सा है। तो याद रखिए सिर्फ 2 ही अमानक वर्ण है, 2 ही अमानक वर्ण है, झा और आपका भा। अब ये अमानक वर्ड देख सकते हैं, ये 2 आपके हैं। आपने पिछले जैसे रामायण वगैरह देखा होगा तब ये वर्ड इस प्रकार के टाइप के होते हैं, तो आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमानक वर्ड कौन से होते हैं, झा और भा होते हैं, रट लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका हा। हा को ऊष्म संघर्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्म संघर्षी, या इसे बोलते हैं स्वर यंत्रमुखी। क्या बोलते हैं इसे, स्वर यंत्रमुखी, या इसे बोलते हैं काकल्य। ठीक है, काकल्य वर्ण, या इसे बोलते हैं कंठ ऊष्म संघर्षी। ठीक है, और सघोष वर्ण के नामों में से जाना जाता है। तो इतने पॉइंट आपके इसमें महत्वपूर्ण थे कि इसको हम ऊष्म संघर्षी, स्वर यंत्रमुखी, काकल्य वर्ण या कंठ ऊष्म संघर्षी और इसे हम लोग सघोष के अंतर्गत भी रखते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कह सकते हैं 2 व्यंजनों से मिलकर बनाए जाते हैं, अर्थात 2 व्यंजनों के स्वर, 2 व्यंजन एक ही स्वर के साथ बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या आपकी 4 दी गई है। अब याद रखिएगा यहाँ पर गलतियाँ क्या होती हैं, गलतियाँ होती हैं कि आपको पता है कि का और सा होते हैं, लेकिन एग्जाम के समय अगर गौर नहीं किया तो हो सकता है आप सा इसमें लगा दें, आधा सा इसको कर दें, बल्कि आधा सा ये नहीं होता, आधा का होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे छा, ठीक है, छा है ना, का धन सा, त्रा को तो आप आसानी से बोल सकते ता धन रा। यहाँ पर जो इया है ना, इया को आप लोग ज्या बोला करिए, ज्या बोलेंगे तो ज्या और इया कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर परिश्रम वाला जो स्रा है तो आपका स्रा हो गया। ये क्लियर हो गया ना। ध्यान देने की बात यही है आपको कि जो आपके आधे वर्ड है, आधे वर्ड इस साइड होते हैं। ठीक है ना, इस साइड मत लगाइएगा, यही आपको पॉइंट ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आगत व्यंजन क्या होते हैं। आगत व्यंजन, तो आगत व्यंजन आपके 2 होते हैं, आपके कौन, तो आपके जा और भा। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं आया हुआ, जो कि आपके अरबी और फारसी से आए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं। तो कुल वर्ण की बात करता है तो आपके कितने हो जाएंगे, 52 होते हैं, जो इस प्रकार आपके हैं। देखो आपके 11 स्वर होते हैं, 2 आपके अयोग्यवा होते हैं, अंक और आहा होते हैं। ठीक है, और आपके 33 मूल व्यंजन होते हैं। मूल व्यंजन कहते हैं, याद रखिए इनको मूल व्यंजन बोलते हैं, जो आपके स्पर्शी होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि आपके मूल व्यंजन में कौन कौन, तो आपके यहाँ पर का वर्ग से आपके पा वर्ग तक होते हैं, और अंतःस्थ व्यंजन हुए होते हैं जो आपके होते हैं मूल रूप से आपके 33 होते हैं। ठीक है, 4 आपके उस व्यंजन होते हैं, 2 आपके द्रुल व्यंजन होते हैं, और संयुक्त आपके व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से मिला के देखेंगे तो ये जो आपका भाई साहब है, ये आपका बन के आएगा आपके 52 वर्ड। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इसको समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी पूछा जाता है। देखिए जो आपके कह सकते हैं छोटा आ, बड़ा आ, ठीक है, और आपका यहाँ पर हा, ठीक है, और विसर्ग, ये 4 वर्णों को याद करना, क्योंकि अदर को तो आप जानते हैं, लेकिन छोटा आ, बड़ा आ और आपका यहाँ पर जो हा है और ये हैं, ये किस में आते हैं, ये आपके कंठ में, क्योंकि कंठ और जीभ का निचला भाग इसमें प्रयोग होता है। ठीक है ना, माध्यम आपके बनता है कंठ और जीभ, इस कारण से। तो यही पॉइंट आपको याद रखना है जो हम आपको बता रहे हैं। दूसरा आपको कह सकते हैं तालु वाले में चा वर्ग होता है, लेकिन चा वर्ग में 2 चीज़ें आपको देखना है। क्या देखना है, यहाँ पर आपका जो दिया गया है छोटी ई और आपकी बड़ी, ठीक है, छोटी ई बड़ी, साथ में आपका या और सा, ये जो आप कहते हैं वो आपके तालु में होते हैं, जिन्हें हम लोग तालव्य कहते हैं। क्लियर हुआ। अच्छा, अगला आपको दिया है यहाँ पर मूर्धा में, तो मूर्धा में याद रखिए आपका ऋषि, और आपके यहाँ पर कह सकते हैं रा और सा, ये वाले जो रा सा है ये आपके मूर्धा में आते हैं। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट आपको दिया है ता वाले में याद रखिएगा कौन से, ला और सा, ये वाला जो आपके होते हैं ये आपके दांत और कह सकते हैं दंत में होते हैं। ये भी क्लियर हुआ।
अच्छा, अब अगला दिया है पावर्ग में, तो पावर्ग में ये आपके होते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है ना। तो ये आपके हो जाएंगे किसमें, आपके ओष्ठ में हो जाएंगे। अगला दिया है ए और ए, तो ए और ए जो होते हैं ये कंठ तालु से दोनों से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर छोटा है और छोटी है, इनको मिलाने से इनका निर्माण हुआ है ना, तो इस कारण से ये जो होते हैं वो आपके कंठ तालव में आते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। वा के स्थान बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो वा जो आपका है आपका जीभ दांत ओठ होते हैं जो कि दंतोष्ठ हो जाएंगे। क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया है पूरा चार्ट आपको क्लियर हुआ ना। ये बहुत बार पूछे जाते हैं, जो एक्स्ट्रा हमने बताया यही पूछे जाते हैं, यही आपको पढ़ना है। चलिए अब अगला यहाँ पर प्राण वायु या उच्चारण प्रत्यय के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। भाई साहब यहाँ पर गलतियाँ बहुत हो जाती हैं छोटी छोटी बातों में, क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत बड़ा होता है, फिर भी हमने यहाँ पर 2 वीडियो में कवर किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट हम बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा, कहीं भी आप बैठ जाइए, किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। तो प्राण वायु, देखो फोकस किस पर कर रहे हैं, प्राण वायु या उच्चारण प्रत्यय के आधार पर। क्वेश्चन पूछेगा कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करें तो कितने प्रकार से, तो आपके 2 प्रकार से होते हैं, ठीक है। गलतियां हो जाती हैं और हम ना ध्यान दें तो हमसे भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए 2 प्रकार आपके कौन, आपके अल्पप्राण और आपका महाप्राण, ये आपकी होती हैं किसमें, प्राण वायु या उच्चारण प्रत्यय के आधार पर। अल्पप्राण क्या है, तो भाई अल्पप्राण क्या होता है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं। अब अल्पप्राण में याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, साथ में जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं यार अलावा, ये आपके अल्पप्राण होते हैं। इनमें से हकार ध्वनि नहीं होती है, इनमें हकार ध्वनि नहीं होती है। अब यहाँ पर देखो पहला, दूसरा, तीसरा क्या है, इसको अभी आपको मैप के माध्यम से दिखा देंगे तो बिल्कुल आसानी से रट जाएगा, ठीक है। अगला है महाप्राण ध्वनि, तो महाप्राण ध्वनि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण साथ में ऊष्म व्यंजन, उस व्यंजन कौन होते हैं, ये जो आपके सा हैं ये आपके महाप्राण है, ठीक है। इनमें से आकार ध्वनि आपकी विशेष रूप से रहती है, तो ये आपका हो गया महाप्राण, ठीक है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहाँ पर देखो महाप्राण में कौन कौन से आते हैं, इसको आसानी से अगर इसे देखेंगे तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे बिल्कुल से। देखिए का वर्ग आप देख सकते हैं, का वर्ग है ना, का वर्ग जो आपका है ना, यहाँ पर आपको दिया गया अल्पप्राण। अल्पप्राण क्या होते हैं, 1 3 5, 1 3 5 मतलब देख सकते हैं का गा अंगा, अल्पप्राण हो गया ना। महाप्राण में देखो आपका दूसरा और आपका पांचवा वर्ण मिल रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ ना महाप्राण में? अच्छा, यहाँ पर दूसरा और चौथा, यहाँ पर माफ करिए दूसरा और चौथा, ठीक है, महाप्राण में। चा वर्ग में देख सकते हैं चा छा, ये क्लियर होगा, टोटल क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर जितना भी आपको दिख रहा है आप समझ गए होंगे कि आपका 1 3 5 और 2 4 का मतलब क्या था, समझ गए ना। किसी वर्ग में ये जो आपके होते हैं इसमें होते हैं। अब याद रखिएगा अल्पप्राण में जो आपके ये महत्वपूर्ण होते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन किस में होते हैं, तो अंतःस्थ व्यंजन आपके किस में होते हैं, आपके अल्पप्राण में होते हैं, अल्पप्राण में, ठीक है, यार आला हुआ। और अगला आपका ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन जो आपके होते हैं वो आपके किस में, आपके महाप्राण में होते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, बेहतरीन कॉपी बनाइएगा, बेहतरीन से बेहतरीन। नेक्स्ट पॉइंट को आते हैं, कह रहा आपसे स्वर या कह सकते हैं घोषत्व तंत्री कंपन के आधार पर व्यंजनों को वर्गीकरण। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं स्वर या कह सकते हैं घोषत्व तंत्री, इनमें से देखा जाए तो इनके आधार पर व्यंजनों को वर्गीकरण देखते हैं। तो स्वर या घोषत्व तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार होते हैं, आपका अघोष और आपका सघोष, जो कि अभी यहाँ पर आपको दिखाएंगे चित्र के माध्यम से। तो अघोष और सघोष, अघोष क्या है, तो अघोष क्या होता है भाई साहब, यहाँ पर याद रखिए कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का जो पहला दूसरा वर्ण होते हैं, ठीक है, प्रत्येक वर्ण का मतलब अभी जैसे हमने बताया का खा गा है ना, तो पहला दूसरा ये जो आपके होते हैं अघोष में होते हैं। साथ में जो सा ये 3 ही हैं, मात्र 3 ही वर्ण हैं जो आपके अघोष में होते हैं। तो याद रखिए सिर्फ आपको इतना ही रटना है जो आपके अघोष में है, शेष जो भी दुनियादारी हो वो सब सघोष में चली जाएगा। अघोष में सिर्फ इतना ही, सघोष में सभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सघोष क्या कह सकते हैं, घोष। याद रखिए सघोष को हम लोग घोष भी कहते हैं, यह पॉइंट याद रखना, सघोष को घोष बोलते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष या कह सकते हैं घोष कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? अच्छा, तो यहाँ पर याद रखिए सभी स्वर, याद रखिए सभी स्वर जो होते हैं वो आपके कह सकते हैं सघोष होते हैं। याद रखिए सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और सभी स्वर
और अंतःस्थ व्यंजन जो आपके होते हैं वो आपके स्वघोष होते हैं। साथ में जो आपका हा है ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि सिंपल यही बचा है ना इधर, तो इसलिए आपको पूछा जाता है। तो ये जो आपका होता है आपके किस में, आपके सघोष में होता है। आप सघोष को भी यहाँ पर डायग्राम से देख लीजिए, बिल्कुल ईजी कर देंगे। हिंदी तो आपको कह सकते हैं इतनी ईजी हो जाएगी कि आपने सोचोगे कि यार हिंदी इसके पहले हम लिए होते सब्जेक्ट बीए में तो कितना बेहतरीन होता। तो यहाँ पर देखो दिया है अघोष। अघोष में यहाँ पर किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, पहला और दूसरा, पहला दूसरा दिख रहा है। अब कभी कभी क्या होता है कि इनका पूछ लेता है इनकी संख्या कितनी होती है, अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो गिन लीजिएगा। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10, 3, 13। क्लियर हो गई, तो आपकी 13 संख्या हो गई। इसी प्रकार इनकी भी संख्या आपको पूछ ली जाती है कि इनकी संख्या क्या है, तो इनकी संख्या भी आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इनकी भी संख्या आप काउंट कर लीजिए, आपकी कितनी संख्या है, ठीक है। कर सकते हैं आसानी से, इतनी आप मेहनत कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। अब आप समझ गए होंगे कि जो आपके ये वाले वर्ड होते हैं, जो आपके कह सकते हैं ये है, ये सभी किस्म होते हैं सघोष में ही होते हैं। और जो अंतःस्थ व्यंजन आपकी संख्या 4 ये होती है, और ये जो आपका हा है ये आपके सघोष में होती है। क्लियर हो गया ना, क्लियर हुआ। एक बार सभी लोग लाइक मार दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला काम ये कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। सभी लोग लाइक बहुत कम करते हैं, मेहनत हम ज़्यादा करते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिए सभी लोग। चलिए अगला दिया है नोट। यहाँ पर देखो पंचमाक्षर या नासिक या पंचम वर्ण जो आपके होते हैं यह अल्पप्राण एवं सघोष होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि आपके अल्पप्राण एवं सघोष मतलब दोनों हो गए। कैसे हो गए इसको समझिए कि अनुनासिक, यहाँ पर जो अनुनासिक आपका है इसे चंद्रबिंदु कहते हैं। ये पहला पॉइंट आपका है, इसे आप नोट करिएगा कि पंचमाक्षर या नासिक या पंचम वर्ण जो होते हैं वो अल्पप्राण एवं सघोष होते हैं। देखो क्या होता है, अल्प प्राण होते हैं एवं सघोष में होते हैं। समझ लीजिए क्या कि हमने आपको बताया था अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होते हैं, जो आपका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड थे आप अल्प प्राण में थे। अब ये सघोष में कह सकते हैं, घोष में आपके आते हैं, इनको याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि पंचमाक्षर है इस कारण से, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपका है कि अनुनासिक। अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदु कहते हैं। इनका प्रयोग प्रायः तद्भव शब्दों में किया जाता है। याद रखिए जहाँ भी चांद की बिंदी मिल जाए वो हमेशा किस में होता है, हमेशा तद्भव होता है। जैसे कि यहाँ पर मुँह दिया है, मुँह दिया है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कह सकते हैं क्या हो जाएगा, ये आपका तद्भव शब्द है। जैसे हाथी दे दिया, हाथी में चंद बिंदी लग गई, ये भी आपका तद्भव हो गया। क्लियर हो गया ना। तो ऐसी शब्दें आपकी होती हैं, यहाँ के तद्भव में प्रयोग की जाती हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर मुंह और नाक की सहायता से किया जाता है। इनका प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। अगला पॉइंट आपका है अनुनासिक के उच्चारण में मुंह से अधिक एवं नाक से कम हवा अर्थात सांस निकलती है, ठीक है। मुंह से अधिक एवं नाक से बहुत कम हवा की निकलती है, जैसे आपका आँख, ऊँट, चांद, ठीक है ना, ये आपको हो गया। अब आता है यहाँ पर अनुस्वार। अनुस्वार आपका क्या है, तो इस प्रकार से, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जो आपका ये बिंदी लग जाती है, छोटी सी ऊपर लग जाती है ना बिंदी, वो आपको दिखेगी ये यहाँ पर, ठीक है, दिख रही है। चलिए कह रहा है इसका प्रयोग हमेशा तत्सम शब्द में होता है। याद रखिए जो चंद की बिंदी होती है इसका प्रयोग किस में होता है, तो आपके तत्सम में होते हैं। इसमें से उच्चारण में नाक से अधिक हवा निकलती है, मुंह से कम निकलती है, मतलब इसमें से विपरीत हो गया, ठीक है। कह रहा है आपसे कि ये स्वर के बाद आने वाली व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। याद रखिए ये स्वर के बाद आने वाली जो आपकी हैं, स्वर के बाद आने वाली आपकी व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगला पॉइंट आपको दिया गया है जैसे कंकड़, चंचल, कंटक, ठीक है। अगला दिया है निर्नासिक। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि निर्नासिक कौन है। निर्नुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं। ये पॉइंट याद कर लीजिए, बहुत आईएमपी है, क्योंकि जो आपका नासिक के व्यंजन के हिसाब से देखा जाए तो जल्दी से क्या होते हैं, मार देते हैं नासिक के व्यंजन, बल्कि यहाँ पर निर्नुनासिक, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं नाक का यूज नहीं है, मुंह से बोले जाने वालों को निर्नासिक बोलते हैं, जैसे इधर, उधर, मगर वगैरह। क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया है विसर्ग क्या होता है। तो विसर्ग इसका उच्चारण आपका कह सकते हैं हा की तरह होता है। अनुसार की तरह विसर्ग भी व्यंजन आपकी ध्वनियाँ होती हैं। विसर्ग का प्रयोग हमेशा देखते हैं कि स्वर के बाद ही किया जाता है, ठीक है ना। इनका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों के साथ करते हैं। याद रखिए जो विसर्ग होते हैं हमेशा क्या होते हैं, शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं, तो आपके 100% आपके तत्सम ही किया जाएगा।
अब यहाँ पर हलंत क्या होती है, तो देखते हैं कि किसी भी वर्ण में हलंत हलंत जब व्यंजन वर्णों का प्रयोग स्वर के बिना अर्थात स्वर रहित किया जाए तब व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे ये आपको शब्द लिखे ना, ये आधे वर्ण है, ठीक है, याद रखिए अगर कोई ऐसा वर्ण लिखा है इसका मतलब ये आधा है, लेकिन ये जो आधा बनाते हैं ना, ये आपका जो कह सकते हैं चिन्ह को होता है, हलंत का जो चिन्ह होता है वो किस प्रकार से, तो इस प्रकार से होता है, थोड़ा सा नीचे को झुका होता है, तिरछी रेखा आपकी होती है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, कह रहा जो कि व्यंजन वर्णों के नीचे लगाई जाती है, हलंत का प्रयोग स्वरों के साथ नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि स्वर स्वतंत्र होते हैं तो उनको लगाने की जरूरत नहीं है। अगला दिया है संयुक्ताक्षरों का यहाँ पर कह सकते उच्चारण। संयुक्ताक्षरों का उच्चारण कि हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर ध्वनि 3 प्रकार से होती हैं, ये भी पॉइंट आपको याद करना है कि संयुक्ताक्षरों को वर्गीकरण में देखा जाए उच्चारण में कि हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर ध्वनि 3 प्रकार की 3 रीतियाँ होती हैं। 3 रीतियाँ हैं, कौन कौन सी, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके हैं कि संयुक्त ध्वनियाँ, संपर्क ध्वनि और आपकी युग्मक ध्वनि, जिसे हम लोग द्वितीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। यूट्यूब में भी सर्च करेंगे तो मिल तो जाएगा, लेकिन यह कह सकते हैं कि समझने की बात होती है, ठीक है। तो संयुक्त ध्वनि, संपर्क ध्वनि और आपकी युग्मक, यह कह सकते हैं द्वितीय व्यंजन। देखिए समझिए कि संयुक्त ध्वनियाँ क्या हैं, कि जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे लिखी बोली जाएं तो आपकी संयुक्त ध्वनियाँ होती हैं। जैसे प्राण, घ्रात, म्लान, प्रवाद, कलांत, ट्रक, ड्राइवर, स्टेशन, ठीक है, प्रकर्ष, प्रवण आदि, ये आपकी संयुक्त आपकी ध्वनियाँ हैं। संयुक्त ध्वनियों का अधिकांश प्रयोग तत्सम देखने को मिलता है, ठीक है। तद्भव शब्दों में इनका प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इनका मिलता नहीं, मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है, क्लियर है। अच्छा, तो देखिए जैसे संयुक्त हमने आपको व्यंजन बता दिया था, जैसे मान लीजिए छा, त्राज्ञा होते हैं, व्यंजन होते हैं ना, ये संयुक्त होती है ना, इनका प्रयोग किस में होता है, तत्सम में होता है। चलिए अगला है संपर्क ध्वनियाँ क्या है, तो संपर्क ध्वनियाँ याद रखिए जब एक ध्वनि को 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वे ध्वनियाँ संपर्क ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे संबल, देखो दिया है संबल, तो सा और बा के मध्य में आपका क्या आ गया है, ये आ गई है ना, तो ये आपका संबल हो गया। वही चीज दिया है कि 2 व्यंजनों के संयुक्त, जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब आपकी ध्वनियाँ संपर्क होती हैं। तो आपका क्लियर हुआ। कंबल में भी देख सकते हैं का और माँ के बीच में माँ शब्द आया है। बंदर में देखो बा और दा के बीच आया था। 2 शब्दों के बीच में अगर कोई आधा वर्ण घुस जाए, ठीक है, या लग जाए, वो आपके संपर्क ध्वनि होते हैं। आई होप ये भी आपको पसंद आ गया होगा, क्लियर हो गया। चलिए अगला है युग्मक ध्वनियाँ। युग्मक ध्वनि क्या होती है, तो जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वे ध्वनियाँ युग्म ध्वनियाँ कहलाती हैं। अर्थात जब किसी शब्द में एक ही वर्ण 2 बार आए, एक बार आधा और एक बार पूरा आ जाए, तो ऐसी स्थिति को वर्ण या द्वित्व कहते हैं। जैसे आप प्रसन्नता, ठीक है, जैसे आपका एग्जाम पूछा था दिल्ली में कैसा है, तो दिल्ली में क्या होता है, द्वित्व बोलते हैं ना, तो द्वित्व होता है एक, इसका एक नाम आपको होता है युग्मक, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि द्वित्व व्यंजन है क्या। जब भी एक पूरा वर्ण हो और एक आधा वर्ण हो तो वहाँ पर आपका द्वित्व होता है, जिसे हम लोग युग्मक ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार से प्रसन्नता, अक्षुण्णता, दिक्कत, मशक्कत, मन्नत, उल्लुक, पुल्लुक, जो भी बोलेंगे ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं थोड़ा सा और है, अर्धस्वर क्या होते हैं, तो अर्धस्वर आप हमने बता दिया था, मैप में दिखा दिया था, जो आपके या और वाह हैं, ठीक है। इनकी परिभाषा आपसे पूछ सकता है कि जो ध्वनियाँ कभी स्वर में कभी व्यंजन हो, ठीक है, जो ध्वनियाँ कभी स्वर कभी व्यंजन हो उन्हें अर्धस्वर कहते हैं, क्योंकि या और वाह व्यंजनों को उच्चारण करते समय वे क्रमशः ई और उ स्वरों के उच्चारण की स्थिति में होते हैं, बाद में या और वाह व्यंजनों की स्थिति में आते हैं। अर्थात इनको जब बोलते हैं तो पहले ये शब्द निकलता है य, ठीक है ना, य व, इस कारण से ये आपके अर्धस्वर में आते हैं। अगला है लुंठित। तो लुंठित को हम लोग प्रकंपित बोलते हैं, ठीक है, परिभाषा समझ लीजिए। वैसे तो आपने रा को पढ़ लिया था ना कि रा को लुंठित व्यंजन या प्रकंपित कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के मध्य तेजी से लड़खड़ाए या कंपन हो उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्लियर हुआ। अगला है पार्श्विक व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा जीभ के बाहर अर्थात बगल से निकल जाए, ठीक है, बगल से निकल जाए उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ला को पार्श्विक कहते हैं। और ला जब बोलते हैं तो बगल से तो निकलती है लेकिन जीभ भी होती है पीछे को मुड़ जाती है और हवा बगल से निकल जाती है, तो ये होती है पार्श्विक। तो कुल मिला के ये रहा आपका यहाँ पर कह सकते हैं स्वर और व्यंजन का कंप्लीट वीडियो, ठीक है ना।
और जो क्वेश्चन आपको कभी मिलते हैं तो आपको हमारे टेस्ट में मिल जाते हैं, टेस्ट हम आपको करा देते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि अभी आपको यहाँ पर विराम चिन्ह है वो इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन उसका जो है चैप्टर वो जो है वीडियो अलग बनाएंगे, ठीक है। पसंद आया है सभी को? पसंद आया तो एक बार जय हिंद सभी लिखिए। और आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और काफ़ी लोग यहाँ पर पूछते हैं सर आपका नाम क्या है, सर आपका नाम क्या है, ठीक है। और सबका जवाब तो दे नहीं पाते हैं, तो हम बता दें हमारा नाम देव कुशवाहा है, ठीक है, देव कुशवाहा है। और कह सकते हैं हम फतेहपुर से हैं, ठीक है, फतेहपुर से हैं, कानपुर से यहाँ पर रहकर पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। तो एक बार सभी लोग जय हिंद, और सभी लोग वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद सभी को, वंदे मातरम।